नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा यूपी टेट की नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आइए इसके बारे में अपन डिटेल में एनालिसिस करेंगे और समझेंगे क्या इसकी प्रोसेस रहेगी, क्या इसका मतलब क्राइटेरिया रहेगा। टोटल ए टू जेड अपन इसमें फैक्ट कवर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये एक सेकंड है ना, यूपीटेट ये विज्ञापन है यूपीटेट का, क्रमांक है ना 2026 का। अब अपन इसके निर्देशक पुस्तिका के बारे में डिटेल में बुकलेट है जो कि इसमें समझेंगे। आवेदन करने के लिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है ना, UPESSC.UP.gov.in पर आप जाकर इसके बारे में डिटेल में समझ सकते हैं विजिट करके, है ना। तो अपन इन शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे और जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है आवेदन के लिए वो सारे फैक्ट अपन इसमें समझेंगे वीडियो में, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि ये यहाँ पे इन्होंने विषय सूची दे रखी कि कौन कौन से फैक्ट आपको कवर किए जाएंगे। तो ये सारे टोटल 13 यानी कि 13 फैक्ट हैं, मेजर मेजर। तो इन विषयों पर यहाँ पे समझाया गया है इस वीडियो में, है ना। टोटल आपको 9 है पृष्ठ, 9 पन्ना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ना। तो इसमें क्या क्या समझाएगा, तो महत्वपूर्ण तिथि से लेकर अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देशक, जिसमें आपके अंक कितने रहेंगे वो भी बता जाएगा, पात्रता क्या रहेगी, सॉरी आवेदन, ऑनलाइन आवेदन की तिथि क्या रहेगी, है ना। तो सारे फैक्ट इसमें कवर किए गए। परीक्षा अवधि व स्वरूप कैसा रहेगा, है ना। एप्लीकेबिलिटी क्या रहेगी आपकी, है ना। वैधता क्या रहेगी, सारे फैक्ट इसमें कवर कर दिए गए हैं। अब आगे समझते हैं अपन। जैसा कि महत्वपूर्ण तिथियाँ, तिथि के बारे में इसमें देखा गया है। एक सेकंड, तो यहाँ पे विज्ञापन संख्या, तो ये विज्ञापन संख्या अपन ने पहले देख ली, है ना। उसके बाद इसमें दे रखा है, एक सेकंड, है ना, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि। तो मतलब सॉरी, कौन से वर्ष की है, तो 2026 की यूपी टेट है ना। तो नेक्स्ट अगला देख लेते हैं इसमें। एक सेकंड, इसको यहाँ रख लेते हैं ना। अब इसमें नेक्स्ट देख लें, प्रकाशन की तिथि कब से मतलब इसका प्रकाशित हुआ ये नोटिफिकेशन, तो 20/3/2026 से इसका प्रकाशन हो गया नोटिफिकेशन का। अब 27/3/2000 से इसका मतलब आवेदन, ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके थे, जो एप्लीकेशन प्रारंभिक तिथि का, है ना, ये यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। इनकी अंतिम तिथि है, तो अंतिम तिथि 26/4/2026 है टोटल, है ना। आज कितनी तारीख हो गई आपके पास, 18 तारीख है। तो इसका टाइम जाने वाला है, जल्दी से आप इसमें आवेदन कर दीजिए ताकि इसमें आप एग्ज़ाम में शामिल हो सकें, है ना। संशोधन शुल्क के बारे में देख लेते, तो इसमें संशोधन शुल्क 1/5/2026 तक आप इसमें संशोधित कर सकते हो और शुल्क भी सबमिट कर सकते हो। इसकी परीक्षा कब होगी, तो परीक्षा होगी आपकी 2, 3, 4 जुलाई 2026 में होगी, है ना। तो ये ध्यान रखना। और आपका प्रवेश पत्र कब मिलेगा, तो इसमें प्रवेश पत्र तिथि है 30 जून 2026 से आपका प्रवेश पत्र डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं इसमें पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि में ये बताया गया कि ये किस किस अधिनियम के तहत कब कब अमेंडमेंट हुए हैं, इसमें प्रारूप जुड़े गए हैं, है ना। किस सन में किस धारा के तहत इसमें प्रावधान किया गया वो इसकी पृष्ठभूमि में बताया गया है ना। किस सन में किस तारीख को कौन से अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जैसे क्रमांक सहित इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो ये अपन को इसमें कोई समझने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में फिर जो भी चेंजेस हुए हैं वो सब सारे बता दिए जाएंगे। तो ऑनलाइन आवेदन कैसे करें आप। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको जो सबसे पहले, है ना, ये वाली वेबसाइट पे विज़िट करना पड़ेगा, UPESSC.gov.in पे जाना है। वहाँ पर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, जिन्हें अपन OTR बोलते हैं। ये पहले मैंडेटरी है, विदाउट OTR आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे, है ना। सभी के लिए कक्षा 1 से लगा के 5 तक और कक्षा 6 से लगा कर 8 तक, दोनों में मतलब
आपको OTR मैंडेटरी है। विदाउट OTR आप इसमें फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे, है ना। अब इसमें शुल्क के बारे में समझ लेते हैं। शुल्क क्या रहेगा इसका मामला। तो शुल्क का ये मामला रहेगा कि इन्होंने यहाँ पे आवेदन शुल्क, एक सेकंड है ना, आवेदन शुल्क। तो इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी है और EWS है और OBC है, इनसे 1,000 रुपये शुल्क रहेगा एग्ज़ाम पहले पेपर का। दूसरे पेपर का भी 1,000 रुपये रहेगा। और अगर आप अनुसूचित जाति से हो, अनुसूचित जनजाति से हो, तो इन दोनों के लिए आपको 500 रुपये फर्स्ट पेपर के, 500 सेकंड के रहेंगे। नेक्स्ट अगला देखना, अगर आप विकलांग कैटेगरी से आ रहे हो तो आपको केवल 300 रुपये रहेगा। इसमें फॉर्म फीस दोनों पेपर में 300 रुपये लगेंगे, है ना। अब पात्रता की बात कर लेते हैं इसमें। तो पात्रता क्या रहेगी इसमें, ये देख लेते हैं। जो भी इस यूपी टेट के एग्ज़ाम 2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों कौन पात्र होंगे, तो इन्होंने न्यूनतम अर्हता दे रखी है। क्या है, तो कक्षा 1 से लगा के 5 हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन के लिए आपको सबसे पहले तो किसी भी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त, जो कि UGC द्वारा होनी चाहिए, है ना। शिक्षा में NCTE मान्यता प्राप्त एक, है ना, जो कि उत्तर प्रदेश शासन से संबंधित है ये संस्था। इसमें 2 वर्ष का DLD एंड BTC जो कि अंतिम वर्ष में शामिल हो तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हो। दूसरा नेक्स्ट देख लेते हैं अपन। सेम वही दे रखा है इसी में भी, है ना। इसमें स्नातक से रिलेटेड है, आपका ग्रेजुएट होना चाहिए और उस जो कि UGC से प्राप्त होना चाहिए। शिक्षा मित्रों के 2 द्विवर्षीय BTC अंतिम वर्ष में शामिल हो, यानी कि आप अगर BTC में अंतिम वर्ष में भी हो तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और NCTE की बात कर लेते हैं, सॉरी एक सेकंड, है ना। NCET में भी अगर आप हो तो इसमें भी अंतिम वर्ष में भी अगर आपका ग्रेजुएशन चल रहा है तो भी आवेदन कर सकते हो आप। सेकंड है RCI, अगर ये भी है आपके पास, और DED भी है जो, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हो, है ना। तो ये इनका पात्रता के बारे में बताया गया है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। तो इसमें भी वही बताया गया सेम, स्नातक महाविद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिए और आपके पास BTCT प्रशिक्षण होना चाहिए। अंतिम वर्ष में हो तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हो। ये इनका मतलब क्राइटेरिया है। अब देख लेते हैं अपन कक्षा 6 से लगाकर 8 तक उच्चतर, है ना। इसके यूपी टेट के लिए न्यूनतम अर्हता क्या रहेगी, तो इसमें भी आपको यही सेम टर्म कंडीशन है, केवल इसमें एक पॉइंट जोड़ रखा है। क्या है वो है, न्यूनतम 50% अंक के साथ आपको परा स्नातक होना चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपको, है ना। दूसरा बात, ये दो फैक्टर जोड़े, BEd भी होना चाहिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिर NCTE का जो मान्यता प्राप्त है उससे आपका BEd होना चाहिए। तो और सेकंड दूसरा ये है UGC जो कि विश्वविद्यालय के तहत है, तो इसमें 45% होना चाहिए BEd वगैरह में, है ना। परा स्नातक में यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में 45 होना चाहिए। ये रिजर्व कैटेगरी के लिए है ना। तो सेम ये अगर आपके पास है 50%, अगर आप 50% से BLED में हो, BLED में भी अगर 50% है और अंतिम वर्ष में हो आप, तो भी उसमें आवेदन कर सकते हो, है ना। ठीक है, अगला देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट है ना, ये तो इनका इंस्ट्रक्शन दे रखा है NCTE द्वारा, है ना। तो इनके बारे में दर्शाया गया है ना। तो बहुत सारा इनमें टर्म कंडीशन है, तो इससे तो कुछ लेना देना नहीं है, अपन को बाद में काम करेंगे इसका। अब अपन को इसका क्या समझ लेते हैं, परीक्षा का योजना एवं पाठ्यक्रम के बारे में समझ लेते हैं, जो कि क्या क्या इसमें सिलेबस रहे। तो कक्षा 1 से लगा के 5 के लिए संरचना एवं विषय सूची अनिवार्य। तो इनकी परीक्षा योजना यह रहेगी कि आपको टोटल 5 सब्जेक्ट रहेंगे
कुल आपके अंक रहेंगे 150 अंक रहेंगे और 150 MCQ रहेगा। दोनों मतलब 150 रहेंगे, पर क्वेश्चन एक रहेगा, एक नंबर। तो पहला रहेगा आपका बाल विकास शिक्षा विधि अनिवार्य, जो कि 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 अंक रहेगा। नेक्स्ट भाषा एवं हिंदी अनिवार्य रहेगा दूसरा। तो इसमें आपको, इसमें भी 30 क्वेश्चन, 30 अंक रहेंगे आपके, यानी कि सभी में 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 अंक रहेंगे मतलब पांचों विषय में। विषय कौन कौन से है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल पहला विषय है आपका बाल विकास एवं शिक्षण विधि, और दूसरा है हिंदी अनिवार्य प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा अंग्रेजी उर्दू संस्कृत अनिवार्य रहेगी। फिर अनिवार्य में गणित है। नेक्स्ट पर्यावरण अध्ययन भी अनिवार्य है। तो ये रहेंगे, और पांचों विषय में मतलब 33 क्वेश्चन रहेंगे, 30 अंक रहेंगे, टोटल 150 का सिनेरियो रहेगा इसमें। अगला इसमें समझ लेते हैं क्या फैक्ट है ना। तो ये था आपका 1 से लगा के 5वीं तक वालों के लिए। अब अपन समझेंगे 6ठी से लगाकर 8वीं तक के लिए, है ना। ये यहाँ पर मेंशन है, तो इसका सिलेबस भी अपन समझ लेते हैं क्या मामला है। कक्षा 6ठी से लगाकर 5वीं तक की बात कर लेते हैं। तो इसमें केवल 4 सब्जेक्ट रहेंगे आपके। इसमें भी 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 अंक रहेंगे आपके। 150 का इसमें रहेगा, पर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा आपका। और इसमें आपको केवल 4 विषय रहेंगे, बाल विकास एवं शिक्षण विधि अनिवार्य, है ना। इसमें भी 30 क्वेश्चन, 30 अंक रहेंगे आपके। और प्रथम भाषा हिंदी रहेगी, द्वितीय भाषा इंग्लिश उर्दू संस्कृत अनिवार्य रहेगी। इसमें भी 30-30 का रेशियो रहेगा। केवल आपको फोर्थ कॉलम में थोड़ा बड़ा दे रखा है, इसमें बहुत सारे विषय इंक्लूड कर रखे हैं, जैसे कि अपन समझ लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें रहेगा गणित विज्ञान, शिक्षक के लिए गणित विज्ञान रहेगा आपका। फिर है सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए, और सामाजिक अध्ययन में अन्य किसी शिक्षक के लिए, और ख कोई भी शिक्षक हो। तो इसमें आपको 60 क्वेश्चन रहेंगे और 60 अंक रहेंगे। यहाँ पर इन्होंने इंक्रीज कर दिया है। तो ये था आपका कक्षा 6 से लगाकर 8वीं तक वालों के लिए, है ना। अब इन्होंने यहाँ डिटेल में इस परीक्षा के बारे में मेंशन कर रहा है। एक बात और है इसमें, और सारे फैक्ट कवर हो गए, है ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, बस और कुछ नहीं है ना। और बाकी तो वही एक्सप्लेन कर रखा है जो अपन ने इन शॉर्ट में समझा है ना। सारा मामला वही है ना। जैसे कि आपको समझा था 150 ये, है ना। इसमें एक फैक्ट ये है कि आपका कितने 1.5 घंटे का रहेगा, है ना। कुल आपको मतलब 1.5 घंटे क्या 150 मिनट का रहेगा। तो यानी कि 2.5 घंटे का मामला है आपके पास। ढाई 2.5 घंटे मतलब आपके पास रहेगा। अब सारे क्वेश्चन MCQ रहेगा, जो कि बहुविकल्पी रहेंगे, है ना। प्रत्येक के 4 विकल्प रहेंगे, सही आपको चुनना है। प्रत्येक अंक मतलब हर एक प्रश्न का 1 अंक रहेगा। और दोनों भाषा में आपका पेपर रहेगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों विषयों में रहेंगे, है ना। तो ये था इसका मामला। अब लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट दे रखा है इसमें, है ना, आवेदन पत्र में। तो इनको तो छोड़ो यार, क्या मामला है इसमें, ये तो अपन ने समझ लिया क्या है। सारे फैक्टर कवर हो गया, नेगेटिव मार्किंग होगी, है ना। और अब बाकी रहा अपना सिलेबस, भी इन शॉर्ट में अपन ने समझ लिया है। अंक के बारे में भी अपन ने समझ लिया, वहाँ पे सब मेंशन था, है ना। तो इनके बारे में कोई बताने की ज़रूरत नहीं, इन शॉर्ट में अपन ने सारे समझ लिए थे, है ना। एप्लीकेबिलिटी क्या रहेगी इसमें, यानी कि अनुप्रयोजकता क्या रहेगी ना। तो इसमें आपका यूपी टेट में अपेक्षित न्यूनतम प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की, है ना, एक सेकंड, नियुक्तियाँ कैसे पत्र होंगे आपके, नियुक्ति पत्र हेतु क्या रहेगा। तो जो प्राथमिक स्तर के रहेंगे तो उनका ये टर्म कंडीशन है, ऐसे सभी विद्यालय जो राज्य सरकार द्वारा संचालित हों, ये पहला नियुक्ति का रहेगा। के वहाँ पर स्थानीय निकाय एवं जिन्हें राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर संबद्धता या मान्यता प्रदान की गई,
यानी कि कोई ऐसा एनजीओ वगैरह जहाँ मान्यता प्राप्त हो गई राज्य सरकार द्वारा, तो वहाँ पे भी आपकी नियुक्ति हो सकती है। फिर से फोर्थ पॉइंट, जो राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हो, यानी कि मतलब कोई राज्य सरकार किसी कार्यक्रम को चला रही हो, तो वहाँ से अगर राज्य सरकार उसे मदद कर रही हो, तो वहाँ पे भी आपकी नियुक्ति हो सकती है। नेक्स्ट अगला देखें, ऐसे समस्त विद्यालय जिन्हें किसी भी राष्ट्रीय शिक्षा बोर्डों से संबद्धता प्राप्त हो तथा जिन्हें राज्य द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया। मान लो ऐसा कोई एनजीओ हो या कोई संस्था हो जो राज्य सरकार द्वारा एनओसी प्राप्त हो, जिसमें राज्य सरकार में मतलब किसी प्रकार का कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं हो, वहाँ पे भी आपकी नियुक्ति कर सकते। तो ये चार किसके लिए थे? कक्षा 1 से लगाकर 5वीं तक वालों के लिए था, है ना। तो ये आपकी नियुक्ति का सिनेरियो था। अब अपन देख लेते हैं उच्च माध्यमिक, है ना, माध्यमिक स्तर के लिए, यानी कि कक्षा 6 से लगाकर 8वीं तक वालों की नियुक्ति कैसी रहेगी। तो इसमें देख लेते हैं अपना मामला क्या रहेगा। तो इसमें रहेगा ऐसे सभी विद्यालय जो राज्य सरकार द्वारा संचालित, पहला तो वो जो कि डायरेक्ट राज्य सरकार चलाती हो, दूसरा स्थानीय निकाय जिन्हें राज्य सरकार के बेसिक शिक्षा परिषद या माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा, है ना, समय समय पर संचालन हेतु मान्यता संबद्धता प्राप्त की गई हो, यानी कि कोई ऐसी विशेष नीति जो राज्य सरकार निकालती है, कोई मतलब योजना हो, उसके तहत सर्व शिक्षा परिषद या सर्व शिक्षा अभियान जैसे बहुत सारी ऐसी योजना रहती है राज्य सरकार की, तो अगर उस योजना के तहत भी आपकी नियुक्ति हो सकती है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, जो राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हो, यानी कोई ऐसा एनजीओ हो, संस्था हो, आई थिंक दोनों का मतलब सेम टर्म कंडीशन है, राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हो, यानी कोई किसी राज्य सरकार द्वारा कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया गया हो या ठेको दिया गया हो किसी एनजीओ को, तो उसमें भी आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे समस्त विद्यालय जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया हो तथा किसी भी राष्ट्रीय बोर्ड से संबद्धता हो, वही एनओसी हो अगर कोई ऐसा विद्यालय हो या कोई ऐसा एनजीओ हो, है ना, कोई ऐसी संस्था हो जिन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी जारी हो, तो वहाँ पे भी आपकी नियुक्ति हो सकती है। तो ये था नियुक्ति का स्ट्रक्चर। अब इसकी वैधता की बात कर लेते हैं। तो वैधता में, है ना, यूपीटेट प्रमाण पत्र की वैधता क्या रहेगी, है ना। तो इसमें वैधता ये पूरे लाइफ टाइम के लिए रहेगा, ये यहाँ पे इन्होंने दे रखा है ना, अनुदेश। तो इसका कोई मतलब ये नहीं है कि आपको पर्टिकुलर डेट तक ही रहेगा, पूरे अगर आप एक बार इस एग्ज़ाम को क्लियर कर दे तो पूरा जीवन आपको इसमें आपको कोई नहीं हटा सकता, ऐसा वाला मतलब है वो, है ना। तो यही दे रखा है इसमें, और कुछ नहीं है, और बाकी तो सब है ना। पूरे मतलब जीवन भर आपको एक बार अगर इसमें हो गया तो किसी अभ्यर्थियों का, अब इनमें कुछ अनुसंशोधन किया गया है तो वो देख लेते। उत्तर प्रदेश अभ्यर्थी श्रेणी आवश्यक अंकित करें, है ना। श्रेणी मतलब किस कैटेगरी में आप, वो उसके बारे में, है ना। अनुमान्य होगा अगर आप आरक्षण में हो, एक बात ये दे रखा है आरक्षण लाभ उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए ही रहेगा। इन्होंने अगर रिजर्वेशन का अगर अन्य राज्य के लोग रहेंगे तो वो अनरिजर्व में कंसिडर होगा, है ना। और अगर रिजर्व कैटेगरी के हैं तो वो केवल उत्तर प्रदेश वालों को ही रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा और किसी को नहीं दिया जाएगा, है ना। ये इसमें दे रखा है। आहर अनाहार्य होने से संबंध आयोग का निर्णय अंतिम होगा। अगर आप इसमें योग्यता पूर्ण हो या अयोग्य हो तो इसका निर्णय कौन करेगा? आयोग करेगा, आपकी योग्यता इसके संबंधित रिलेटेड हो तो, है ना। तो ये इनके बारे में दे रखा है। हाई स्कूल तथा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र हेतु अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी, यानी आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसमें जो जन्म तारीख है वो ही मान्य रहेगी, अन्य कोई मतलब किसी से नहीं लेना देना, है ना इसमें। और दूसरा बात है कि जन्म तिथि प्रमाण पत्र में जो अंकित हो वो सभी सामान्य मतलब
अभिलेख मान्य नहीं होगा। ये गलत हो गया है। जन्म तिथि उक्त प्रमाण, जन्म प्रमाण पत्र में मान्यता नहीं रहेगी, आपकी मान्यता 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही रहेगी। वाह यार, चलो छोड़ो, है ना। आयोग की गणना भी इसी आधार पे की जाएगी, है ना, इनके 10th की मार्कशीट के आधार पर आपकी, है ना, अंक सूची पुष्टि करेंगे आपके। तो ये था इसका, है ना, टर्म कंडीशन बहुत सारे दे रखे हैं। और दूसरा बात क्या है, यदि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में कठिनाई उत्पन्न हो रही है तो दूरभाष, हाँ, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप पहले तो टेक्निकल सपोर्ट के लिए ये नंबर है, इस नंबर पर आप 9 बजे से लगाकर 6 बजे तक मंडे टू सैटरडे कॉल कर सकते, और आप इससे संबंधित समस्या का समाधान पा सकते। किसी भी समस्या जो आपके रिलेटेड फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसका यहाँ से सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। ईमेल पे भी आप इस समस्याओं को लिख सकते हैं ईमेल करके। अगर बैंक से कोई मतलब प्रॉब्लम हो रही है फॉर्म फिल करने या पेमेंट जमा करने में, तो ये इसका बैंक से रिलेटेड कॉन्टैक्ट नंबर जो कि 24 घंटा रहेगा, और नीचे इसकी ईमेल आईडी भी है ना। इसको एक बार और मैं, ये एसबीआई की ईमेल आईडी है, तो यहाँ से भी आप इसके बारे में कर सकते हो अगर बैंक से रिलेटेड कुछ इशू हो तो, है ना। इसमें ये एसबीआई का ध्यान रखना। फिर ये आईसीआईसी बैंक का भी है इन्होंने, तो आईसीआईसी बैंक में तो बहुत सारे नंबर दे रखे हैं, और यहाँ पे 9:30 बजे से 6:30 बजे तक रहेगा वर्किंग डे, है ना। और दूसरी बात है, इन्होंने दो दो ईमेल आईडी दे रखी है। फिर ये यूपी ES EEC कमीशन सपोर्ट, अगर इनके बावजूद दूसरा कोई हो तो जैसे ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट भी है आपके पास, ये यहाँ पे एक सेकंड रुकना और ये नंबर भी गवर्नमेंट नंबर, मंडे टू सैटरडे रहेगा, 10 बजे से 5 बजे का टाइम है इसमें, और ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे जाकर भी आप अपना जो भी है समस्या का समाधान पा सकते हो। अब इसमें देख लेते नेक्स्ट क्या है। तो ये प्रारूप के बारे में बताया गया है इसमें, है ना, कि कौन से जैसे SC ST कम्युनिटी से है तो उसका ये प्रारूप होगा, है ना, तो उनके बारे में बताया गया है। तो जो क्या बोलते हैं उसको, छोड़ो इसको, तो बहुत सारा है। हाँ, और इसका यूपी टेट का आपका कक्षा ये इसमें डिटेल में समझाया गया है। कक्षा 1 से लगा के 5वीं तक का जो कौन कौन से मेन टॉपिक रहेंगे उनके बारे में इन्होंने, जैसे बाल विकास से संबंधित है तो इसका मेजर टॉपिक सारे क्लियर कर दिए इन्होंने कि ये रहेंगे इसमें, है ना। तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, क्योंकि सारे फैक्ट बहुत बड़े हैं इसमें। अगर आपको चाहिए कि इसका डिटेल में एनालिसिस चाहिए सभी के मतलब, है ना, अधिगम क्या होता है, प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभाव शैली, ये सारे अगर समझना हो तो कमेंट करिए ताकि मैं इसका अलग से सेपरेट वीडियो बना दूँ, है ना। शिक्षण विधियाँ क्या है, पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, शिक्षण का अर्थ क्या होता है, उद्देश्य, संप्रेषण, है ना, शिक्षा सिद्धांत, सूत्र शिक्षण प्रावधिया, जो भी है, तो ये सारे डिटेल में बहुत समझने की ज़रूरत है। इसको इन शॉर्ट में अपन केवल देख लेते हैं। अधिगम में क्या होगा, तो इन सारों को अपन को अध्यापक और अधिगम दोनों के बारे में तो इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। ये हिंदी को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया इन्होंने, है ना, कि हिंदी में कौन कौन से अपठित अनुच्छेद, हिंदी वर्णमाला, वर्णों का मेल, मात्रिक शब्द, वाक्य रचना क्या है, तो इस तरीके से व्यंजन संधि बहुत सारे हैं। तो अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो तो इसमें कमेंट ज़रूर करें। पर्यावरण से संबंधित ये सारे दे रखा है, और लास्ट में ये दे रखा है इन्होंने, जैसा कि अपन ने पहले भी समझ लिया था, परीक्षा स्ट्रक्चर, है ना, जो सिलेबस में क्या रहेगा, है ना, तो ये सारे दे रखे हैं। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।